इंसान अपना हुलिया, अपना बोलने का तरीका सब कुछ बदल सकता है, मगर अपनी फितरत, अपनी किस्मत नहीं। और कहते हैं इंसान को अपने किए का फल किसी और जन्म में नहीं बल्कि इसी जिंदगी में मिलता है। अब चाहे वो फल मीठा हो या कड़वा। किसे पता था कि दिल्ली में रहने वाले 6 अजनबियों को उनकी जिंदगी उस मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां उनकी किस्मत का फैसला होना था, और वो भी किसी और के हाथों। अपनी घड़ी को बार बार देखता हुआ सुमन आहूजा अपने ही रेस्टोरेंट में बैठा किसी का इंतज़ार कर रहा था। आहूजा बार और रेस्टोरेंट के मालिक सुमन की उम्र कुछ 55 साल की थी, और अभी तक की जिंदगी में सुमन ने बस एक ही चीज सीखी थी, लिव लाइफ किंग साइज। हाथ में बियर का ग्लास लिए वो बस रेस्टोरेंट की एक टेबल पर बैठा ही था कि एक आवाज को सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सॉरी डार्लिंग टू कीप यू वेटिंग। ये मदहोश कर देने वाली आवाज थी मॉडल शीना मेहरा की, जो और कोई नहीं बल्कि सुमन की बीवी थी। शीना महज 25 साल की लड़की थी। अब वो अपनी उम्र से इतने बड़े आदमी की बीवी क्यों थी, इसका जवाब तो उन दोनों को देखने वाला हर शख्स जानता ही था। सुमन ने शीना को देखकर कहा, तुम हर बार इतना लेट क्यों हो जाती हो? मेरा दिल बैठ जाता है कि तुम किसी के साथ भाग तो नहीं गई। ये सुनकर शीना ने हंसते हुए कहा, अब कहाँ भागूंगी, लौट कर तो तुम्हारे पास ही आना है ना। एनीवेज, बहुत दिन हो गए हैं सुमन, तुम बस अपने रेस्टोरेंट में बैठकर बियर पीते रहते हो और मैं अपने शोज में बिजी रहती हूँ। लेट्स गो सम प्लेस क्वाइट ना। ये सुनकर सुमन ने बियर का आखिरी घूंट लेते हुए कहा, कहाँ जाएंगे, पूरी दुनिया तो घूम चुके हैं, अब तो बस चांद बाकी रह गया है मेरी जान, वहाँ की टिकट कटा लें। ये सुनकर शीना एक बार और हंसी। उसने कहा, बस इसलिए तो कहीं भाग नहीं सकती मैं, ये सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा और कहीं नहीं मिलेगा मुझे। उसका इतना कहना हुआ ही था कि एक वेटर हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लिए सुमन की टेबल पर आया और बोला, सर ये आपके लिए आया है। बॉक्स काफ़ी बड़ा और चमकदार था और ऊपर लिखा था, माई जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसे एक नज़र देखते हुए सुमन थोड़ा हैरान था। वहीं शीना ने भी उस बॉक्स को देखते हुए कहा, तुम्हारे किसी खास जाने वाले ने भेजा है शायद। ये सुनकर सुमन ने उस बॉक्स को खोला तो देखा अंदर एक बड़ी सी रेड वाइन की बोतल थी, जिसके पास एक लेटर रखा हुआ था। सुमन ने एक नज़र शीना को देखा और उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगा। अंग्रेजी में लिखे हुए इस लेटर का हिंदी में मतलब कुछ यूं था, आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नाम रणधीर सिंह है और मैं कुछ उन खुश नसीबों में से एक हूँ जो आपकी वजह से आज एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है, और मेरी इस सक्सेस में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए मैं आपको अपने आइलैंड पर एक हफ्ते के लिए रुकने का इनविटेशन भेज रहा हूँ। मेरा प्राइवेट प्लेन परसों दिल्ली पर आपका इंतज़ार कर रहा होगा, और बाकी की डिटेल्स इस इनविटेशन के साथ है। उम्मीद करता हूँ आप मेरा इनविटेशन ज़रूर कबूल करेंगे। ये सुनकर
शीना के चेहरे पर एक हैरानी भरी मुस्कान थी। वहीं सुमन ने सोच में डूबे हुए कहा, रणधीर नाम तो कभी सुना नहीं मैंने, कौन सी मदद की है मैंने इसकी? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड यार। शीना ने बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, अरे होगा कोई, तुम भी तो कितने लोगों को मिलते हो। बट लुक एट दिस इनविटेशन यार, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रिप, यू मी एंड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम टू एंजॉय बेबी। इस पर सुमन ने कहा, पता नहीं, मतलब जाना ठीक रहेगा या नहीं। वह अपनी बात खत्म कर पाता उसके पहले ही शीना ने समझाते हुए कहा, कम ऑन यार सुमन, सबसे ज़्यादा तुम्हें इस वक्त एक छुट्टी की ज़रूरत है, और वैसे भी 1 हफ्ते की बात है। कम ऑन, लेट्स गो। अपनी बीवी की बात सुमन सपने में भी नहीं काट सकता था। एक कुटिल मुस्कान के साथ उसने कहा, यू नो हाउ टू मैनिपुलेट मी बेबी। ठीक है, हम चलेंगे। इट वुड बी लाइक 100th हनीमून, राइट? यह सुनकर शीना ने हंसते हुए सुमन को गले लगा लिया। दिल्ली की एक बड़ी स्टॉक मार्केट फर्म में बैठी हुई सीमा अरोरा बस फोन पर लगी हुई थी। ये सारा खेल पैसों का था और सीमा इसमें माहिर थी। हजारों लोगों को बस फोन पर ही समझा बुझाकर उनसे पैसे निकलवाने का हुनर सीमा को बड़ी अच्छी तरह से आता था। सीमा एक छोटे परिवार से जरूर थी, मगर उसका सपना खुद की जिंदगी को बड़ा बनाने का था, और उसके लिए बड़ी जिंदगी का सपना मतलब ढेर सारा पैसा। आज का काम खत्म करने के बाद सीमा अपने ऑफिस से नीचे आई ही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने एक नज़र फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसके चेहरे पर एक खटास आ गई। उसने फोन उठाकर एक फीकी सी आवाज़ में कहा, हाँ माँ, आपको कितनी बार कहा है मैं 8 बजे घर पहुँचती हूँ, है ना? कॉल तब कर लिया करो, ओके? इस पर दूसरी तरफ से सीमा की माँ ने एक फिक्र भरी आवाज़ में कहा, वो मैंने तो बस इसलिए फ़ोन किया था कि तुझे याद है वो लड़का जिसका फ़ोटो मैंने तुझे भेजा था, आज उसकी तरफ से फ़ोन आया, तेरा जवाब सुनना चाहते हैं वो। ये सुनकर सीमा ने तपाक से कहा, आपको मेरा जवाब पता है माँ, मैं कोई शादी वादी करने वाली नहीं। जब तक दिल्ली में अपना ड्यूप्लेक्स नहीं खरीद लेती, ये शादी वादी के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। इस पर उसकी माँ ने थोड़ा समझाते हुए कहा, देख बेटा, तू 28 की हो चली है अब, तेरे पापा भी अब फिक्र करने लगे हैं। देख, तेरी हर बात मानी ना हमने, हाँ? इतनी कम उम्र में नौकरी करने बाहर भेज दिया, कभी परेशान नहीं किया, अब तो कम से कम एक बात मान ले हमारी। सीमा ने एक चिढ़ भरी आवाज़ में कहा, देखो माँ, मुझे अभी मेरे सपने पूरे करने हैं बस। अभी मैं शादी करके किसी आदमी के खूंटे से नहीं बन सकती। अब मैं घर जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। इतना कहकर सीमा ने फ़ोन काट दिया। सीमा अपने फ्लैट के अंदर आई ही थी, तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ कॉरिडोर में कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी कोई कैसे बेल बजाकर चला गया। वो गुस्से में भिन भिनाते हुए दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके दरवाजे के डोरमैट पर एक बड़ा बक्सा रखा हुआ था। ये बक्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसे सुमन को मिला था। सीमा ने कुछ देर वही इंतज़ार किया और फिर उस बॉक्स को उठाकर
अंदर ले आई। सीमा ने वो बॉक्स खोलकर देखा तो अंदर वही रेड वाइन की बोतल और वही इनविटेशन था। उसने थोड़ा सोचते हुए उस इनविटेशन को पढ़ा और वो भी एक गहरी सोच में डूब गई। रणधीर सिंह नाम के किसी भी आदमी को सीमा नहीं जानती थी। उसने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया और इस रणधीर सिंह के बारे में जानने के लिए उसने इंटरनेट पर देखा ही था कि उसे कुछ अजीब लगा। इंटरनेट पर रणधीर सिंह के बारे में बस इतना ही था कि वो एक अरबपति बिजनेसमैन है, मगर उसका बिजनेस क्या है ये कोई नहीं जानता। और तो और किसी भी वेबसाइट पर रणधीर की एक फोटो तक नहीं थी। वो ये सब देख ही रही थी कि इसी बीच उसका फोन दोबारा बजा। उसने देखा कि फिर से ये उसकी माँ का फोन था। सीमा बस चेहरे पर परेशानी लिए कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। कभी कभी अपनी जिंदगी से दूर भाग जाने का जो ख्याल उसे आता रहता था, आज वही ख्याल उसके सामने एक बार फिर आकर खड़ा हो गया। एक तरफ 7 दिन की आरामदेह जिंदगी थी, बिजनेस टाइकून रणधीर सिंह था, और एक तरफ उसकी माँ थी जो बस उसकी जिंदगी को काबू में करने पर तुली थी। अब फैसला साफ था। सीमा ने उस वाइन को ग्लास में डाला और खिड़की पर बैठकर एक गहरी सोच में डूब गई। अपने बंगले में बैठे हुए रविंद्र भारद्वाज और उनकी पत्नी ममता आज अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे थे। कहने को भारद्वाज फार्मेसी कंपनी के मालिक रविंद्र करोड़ों में खेलते थे, मगर आज ये खुशी बांटने के लिए उनके साथ यहाँ कोई भी नहीं था। केक काटते हुए ममता ने नम आंखों से कहा, आज राहुल होता तो अच्छा लगता ना। ये सुनकर रविंद्र ने ममता को केक खिलाते हुए एक हारी हुई आवाज में कहा, वो नहीं आएगा ममता। अपनी शादी तक पे तो नहीं बुलाया उसने, लंदन से एक फोन तक नहीं किया उसने, और तुम्हें लगता है वो खुद यहाँ आएगा? यह सुनकर ममता धीमे कदमों से चलती हुई सोफे पर जाकर बैठ गई और पास में रखी एक तस्वीर को बड़े प्यार से निहारने लगी। इस तस्वीर में 5 साल का राहुल रविंद्र और ममता के साथ, यानी अपने माँ बाप के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। विस्की का पैग बनाते हुए रविंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, सब कुछ कमाया मैंने, इतना बड़ा बंगला बनाया, राहुल को लंदन भेजा, और आज खैर वी हैव गॉट टू सेलिब्रेट। उसका इतना कहना हुआ ही था कि अचानक उसके घर की बेल बजी। बेल को सुनकर ममता के चेहरे पर एक उम्मीद आ गई। उसने खड़े होते हुए कहा, शायद राहुल आ गया है, मुझे पता था कि वो जरूर आएगा। इस पर रविंद्र बस हंस ही पाया। ममता ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे की उम्मीद एक बार फिर टूट कर बिखर गई, मगर तभी उसकी नजर सामने रखे एक बॉक्स पर पड़ी। तभी पीछे से रविंद्र ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, आया तुम्हारा राहुल? मुझे पता है वो कभी नहीं आएगा। तभी वो बॉक्स हाथ में लिए ममता उसके सामने आ गई। उसने उस बॉक्स को सामने टेबल पर रखते हुए कहा, ये बाहर रखा था, पता नहीं कौन दे गया। उस बॉक्स को देखकर रविंद्र ने कहा, शायद मेरी कंपनी की तरफ से आया होगा, खोलकर देखो। ममता ने उसे खोला तो अंदर वही चिट्ठी और वैसी ही वाइन की बोतल थी।
और चिट्ठी पढ़ने के बाद वही उलझन रविंद्र के चेहरे पर भी थी। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, पता नहीं कौन है ये, बॉक्स देखकर लगता है कोई अमीर आदमी है। इस पर ममता ने कहा, आपके तो इतने चाहने वाले हैं, उन्हीं में से कोई होगा। वैसे भी आजकल कम ही लोग हमसे मिलने आते हैं। रविंद्र ने हामी में सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये बात तो है। खैर पता नहीं अब इस उम्र में कौन जाता है घूमने। ममता के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने भी बस हामी में सर हिला दिया। उसके चेहरे की वो उदासी रविंद्र जानता था कि तभी रविंद्र ने कहा, हम जाते हैं, यहाँ चलते हैं, चलो। ये सुनकर ममता ने हैरानी भरी आवाज में कहा, व्हाट? आपने तो अभी कहा कि जाने का कोई मतलब नहीं है। इस पर रविंद्र ने एक मुस्कान के साथ कहा, मतलब है तुम्हारी खुशी। हमारा अपना बेटा तो हमारा हाल तक नहीं पूछता, और अब जब कोई हमें कुछ देना चाहता है तो मना करना अच्छी बात नहीं होगी। वे सुनकर ममता का चेहरा खिल सा उठा। यहां आर्यन दीक्षित अपने घर के बाहर बैठा कॉफी पी रहा था। उसके सामने रखे एक कागज को वो बार बार देखता और फिर मुंह फेर लेता, जैसे एक टीस थी जो लगातार उसके मन में चल रही थी। कुछ देर वो बस यूं ही उस कागज को देखता रहा और उसने अपना फोन निकालकर किसी को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, अब क्या है आर्यन? मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे फोन मत किया करो। इस पर आर्यन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये क्या है प्रिया? तुमने डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं मेरे पास। मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्रिया ने एक गंभीर सी आवाज में कहा, क्या ठीक करोगे तुम? हाँ, तुमने बस सारी जिंदगी काम किया। रोहित अब भी पूछता है मुझसे कि पापा घर क्यों नहीं आते। क्या बोलती मैं उसे कि उसके पापा को अपनी फैमिली से ज्यादा अपनी कंपनी से प्यार है। इस पर आर्यन ने फिर उसी आवाज में कहा, देखो मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा था ना प्रिया, और मैंने जो वक्त देखा है उसके बाद तो मैं बस यही सोचता था कि मैं अपनी फैमिली को वो सब दूंगा जो मुझे नहीं मिला है। इस पर प्रिया ने तपाक से कहा, तुमने सब दिया मुझे सिवाय अपने वक्त के। तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा था मगर अपने पापा के बगैर। मैं वापस नहीं आऊंगी आर्यन। इतना कहकर प्रिया ने फोन काट दिया। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि उसने काफ़ी मेहनत से अपना रियल एस्टेट का बिजनेस बनाया था, मगर रिश्ते निभाने में वो पीछे रह गया। अपने कमरे में आकर वो बस उन पलों को याद करने की कोशिश कर रहा था जब प्रिया और रोहित उसके साथ थे, मगर अफसोस ऐसे पल कुछ गिने चुने ही थे। वो खामोश अपने रूम में बैठा था कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने बेमन से जाकर देखा तो वहां वही इनविटेशन बॉक्स था। चिट्ठी पढ़ लेने के बाद आर्यन के मन में बार बार उस डिवोर्स पेपर्स का ख्याल आ रहा था। उसके मन में वो ख्याल अब उफान भर ही रहा था कि तभी उसने गहरी सांस लेकर उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया। वो जानता था कि अब जो वक्त वो किसी को दे नहीं पाया, वो वक्त अब वो खुद के लिए निकालेगा। दिल्ली से दिसपुर की फ्लाइट और वहाँ से एक क्रूज शिप के जरिए आर्यन, सीमा, रविंद्र, ममता, सुमन और शीना रणधीर के आइलैंड पर पहुंच गए थे। वहां पर कुछ
आलीशान कारें उनका इंतज़ार कर रही थी। उन कार्स में बैठकर वो आइलैंड के बीचों बीच बने रणधीर के मैंशन पर जा रहे थे। जंगलों से होते हुए आधे घंटे के सफ़र के बाद वो सब अब रणधीर के बंगले के बाहर थे, जो किसी महल से कम नहीं था। वो लोग बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि वहाँ दरवाजे पर खड़े एक नौकर ने उनके सामने आकर कहा, गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज जेंटलमैन, वेलकम टू रणधीर मैंशन। आपके सभी रूम तैयार हैं और आज डिनर पर आपके होस्ट रणधीर सिंह जी आपसे मिलने को बेताब हैं। आप सब लोग थोड़े फ्रेश हो जाइए एंड वी विल सी यू एट डिनर। ये सुनकर सभी लोग चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। रात हो चुकी थी और सभी लोग एक बड़े से हॉल में एक डिनर टेबल पर बैठे थे। उस बंगले की अमीरियत देखकर साफ पता चलता था कि इसका मालिक कोई आम इंसान नहीं है कि तभी दरवाजे के खुलने से सबका ध्यान एक ही तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद सूट पहना हुआ आदमी उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। हाथों में सोने की अंगूठियां और आंखों पर एक काला चश्मा था। लग रहा था जैसे कोई राजा उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। आते ही उस आदमी ने ताली बजाते हुए कहा, वेलकम वेलकम, रणधीर आइलैंड पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम ऑब्वियसली रणधीर सिंह है और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं आपका मेहरबान हूँ और इसलिए मैं आपकी खातिर एक बड़े से थैंक यू के तौर पर करना चाहता हूँ। उसका इतना कहना ही हुआ था कि सीमा ने एक गंभीर सी आवाज़ में पूछा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर रणधीर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर ऑरा, पर आपके बारे में कोई जानता नहीं है, ये भी नहीं कि आप क्या करते हैं और आपका हम सब से कनेक्शन क्या है। हाउ डिड वी हेल्प यू इन योर करियर, इन योर लाइफ, कैन यू प्लीज टेल अस। ये सुनकर रणधीर ने हंसते हुए कहा, सीमा जी बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, और मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको ये अश्योरेंस देना चाहूँगा कि दिस विल बी द बेस्ट वेकेशन ऑफ योर लाइफ। इतना कहकर रणधीर सामने डिनर टेबल पर आकर बैठ गया और उसने बस ताली बजाई ही थी कि नौकरों का एक झुंड सभी को डिनर सर्व करने में लग गया। डिनर शुरू हो चुका था मगर अब भी कई सवाल थे जो वो लोग रणधीर से पूछना चाहते थे। इनमें से एक था सुमन। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, मिस्टर रणधीर, वैसे आपने शहर से अलग इस आइलैंड पर अपना बंगला क्यों बनवाया? एनी स्पेशल रीज़न? ये सुनकर रणधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दुनिया से अलग रहना पसंद है, इसलिए मैंने अपनी ही एक दुनिया यहाँ बना ली जहाँ का मालिक मैं हूँ। रणधीर का यह जवाब सुनकर लगभग सभी लोग इम्प्रेस हो चुके थे। कोई कुछ कह पाता उससे पहले भागती हुई एक मेड हॉल में आ गई। उसके चेहरे पर खौफ इस कदर सना था जिसे देखकर वहां बैठा हर इंसान सहम गया। रणधीर ने उसे इस हालत में देखकर खड़े होते हुए पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसके बाद जो उस मेड ने कहा उसे सुनकर वहां बैठे हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस मेड ने कहा, सर अपने सिक्योरिटी गार्ड को, मेरा मतलब है किसी ने उसका मर्डर कर दिया है।
आगे क्या होगा, जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम, बजाते रहो।